हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू स्टफिंग माइंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश का चैप्टर 1, दैट इज़ द लास्ट लेसन। ओके, सो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो वॉच टिल लास्ट एंड एन्जॉय एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। Friends, so here we are with our first chapter, that is the last lesson, and this is from the book Flamingo of class 12th, which is in your syllabus of class 12th boards. तो हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छी तरीके से, लाइन बाय लाइन डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नाम से। तो इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन सुनते ही आपके मन में आता होगा कि ये आखिरी चैप्टर है, लेकिन नहीं, ये पहला चैप्टर है। तो द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर, इसके ऑथर है अल्फोंसे डाउडेट। अब अल्फोंसे डाउडेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। अबाउट द ऑथर, देखिए एग्ज़ाम में आपके अबाउट द ऑथर तो नहीं कभी पूछा जाता है, कभी भी नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्लास 12th इंग्लिश के बोर्ड एग्ज़ाम में अबाउट द ऑथर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं अबाउट द ऑथर, जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, इससे आपका चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर आप अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं तो इससे आपका चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अब चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, मतलब आखिरी पार्ट। ये हिंदी में होने वाला है पूरा वीडियो, और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद में जो अगला वीडियो आएगा वो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं अल्फोंसे डाउडेट के बारे में पढ़ना, अबाउट द ऑथर। तो अल्फोंसे डाउडेट वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रशियन वॉर 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. मतलब इस स्टोरी जो है, पहले अल्फोंसे डाउडेट के बारे में बता देते हैं। अल्फोंसे डाउडेट एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ये जो लेसन है ये हमें फ्रैंको प्रशियन वॉर के दौरान जो कुछ चीज़ों के बारे में बताएगा। और फ्रैंको प्रशियन वॉर कब हुआ था? 1870 से 1871। ठीक है, और फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, जिसमें फ्रांस जो है प्रशिया से हार गया था। ठीक है, प्रशिया के कुछ कंपोनेंट नेशंस थे, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सब प्रशिया में आते थे उस टाइम। ठीक है, और इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कैसे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस और लॉरेन प्रशियन हैंड्स में चले जाते हैं, मतलब प्रशियंस कैसे अल्सेस और लॉरेंस पर कब्जा कर लेते हैं। और इस स्टोरी में हमें देखना है कि कैसे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा स्कूल लाइफ पे, बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टीचर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। I started for school very late that morning and was in great need of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. उस सुबह मैं बहुत लेट में उठा और मुझे बहुत डर लग रहा था कि आज मेरे टीचर एम हैमल मुझे डांटेंगे, क्योंकि वो हमें पार्टिसिपल्स पे आज क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बहुत लेट में उठा था सुबह। ठीक है, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मुझे कहीं भाग जाना चाहिए घर से और अपना समय बाहर बिताना चाहिए, स्कूल के बाहर, घर से बाहर कहीं दूर भाग जाना चाहिए। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. मौसम बहुत ही गर्म था, बहुत ही ब्राइट था। बर्ड्स जो है आवाज़ निकाल रही थी लकड़ियों पे बैठ के, पेड़ों पे बैठ के। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग का मतलब होता है मार्च करना, एक तरीके से अपना आर्मी वाले करते हैं ना, उस तरीके से। दे वर मार्चिंग इन द सॉमिल इन द फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल था एक जगह, उसके पीछे वाले फील्ड में
प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, मार्च कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. इसका मतलब है कि उसे इन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आ रहा था. किसके बजाय? पार्टिसिपल्स के रूल के पढ़ने के बजाय इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख रहा था. इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों में, इसलिए. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. बट मेरे अंदर वो क्षमता थी कि मैंने इन सब चीज़ों को नकारा और मैं स्कूल के लिए आगे बढ़ा. इसका मतलब ये है. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के बाहर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड जो लगा हुआ है, बुलेटिन बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना, ये बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक बोर्ड ऐसा जिस पे नोटिस लगता हो. स्कूलों में हम लोगों ने देखा होगा एक बोर्ड रहता है, उस पर नोटिस लगाया जाता है, आपकी छुट्टी है या कोई फंक्शन है या एनुअल फंक्शन है, कुछ सेलिब्रेशन, तो उस बोर्ड को कहते हैं बुलेटिन बोर्ड, जिस पे न्यूज़ लिखी जाती है. ठीक है. तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से जितने भी बुरी खबरें थीं हमारे बारे में वो उसी पे आई थी, बुलेटिन बोर्ड पे ही लगती थी. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, हमारे द्वारा हारी गई जंग, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सब चीज़ें वहाँ पे लगती रहती थी नोटिस. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ. और मैं बिना रुके सोचा कि क्या इस बार क्या मैटर होगा, ऐसा वो सोच रहा है. आगे देखते हैं. देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो. फिर मैं बहुत जल्दी चलने लगा. द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद his apprentice reading the bulletin called me after. Don't go so fast, bub, you will get to your school in plenty of time. जब मैं जल्दी चलने लगा तो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ और वॉचर जो उस वहाँ पे खड़े होकर बुलेटिन बोर्ड के सामने उस न्यूज़ को पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि जल्दी मत जाओ, तुम आज समय पे पहुँच जाओगे स्कूल. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और इसीलिए मैं जल्दी पहुंचा. कहाँ? लिटिल गार्डन, एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, मतलब कि स्कूल पहुंच गया वो. एम हैमेल्स लिटिल गार्डन का मतलब है वो स्कूल है, स्कूल के बाहर एम हैमेल ने गार्डन लगा रखा था. एम हैमेल कौन है? इसका टीचर है. ठीक है. अब आगे देखते हैं. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. नॉर्मली जब स्कूल चलता है तो हम लोग क्या सुनते हैं कि आवाज़ें आती रहती हैं बहुत ढेर सारी. तो लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था. उस दिन आवाज़ नहीं आ रही थी, ना बच्चों के पोएम्स पढ़ने की आवाज़, ना डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़, कुछ नहीं आ रही थी. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places and Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. क्लास में इतनी शांति थी ना कि वो कितना भी धीरे चलता तब भी सबको पता चल जाना था, क्योंकि आज का दिन कुछ अलग था. आज का दिन संडे मॉर्निंग जैसा था, एकदम शांत. ठीक है. और एम हैमेल अपनी आयरन रूलर लेके घूम रहे थे इधर से उधर. कैसे किसी तरह मैं छुपाते हुए अपने सीट पे जाके बैठ गया. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. लेकिन एम हैमेल, उसके टीचर ने उसे देख लिया और कहा कि जाके चुपचाप अपने सीट पे बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे, जल्दी बैठो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. मतलब मैं अपनी सीट पर जाके बैठ गया और उसके बाद देखता हूँ कि मेरे जो टीचर हैं वो
ग्रीन कोट पहन रखे हैं और फ्रिल्ड शर्ट पहन रखे हैं। फ्रिल्ड मीन्स लाइन शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क कैप लगा रखे हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे डिज़ाइन बनी हुई है। डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन डे के दिन पहनते थे या तो जिस दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होता था उस दिन पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलम, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. आज कुछ अजीब लग रहा था उसे, और सबसे ज़्यादा अजीब क्या लग रहा था कि जो क्लास के पीछे जो खाली सीट रहती थी रोज़, उस पर आज गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। गांव के लोग कौन थे? ओल्ड हाउसर था, जो कि 3 कोने वाली हैट पहन रखा था अपने सिर पे। फॉर्मर मेयर था, जो पहले मेयर हो रह चुके हैं, वो बैठे थे सीट पे। फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए थे पीछे सीट पे, और कुछ और भी गांव के लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। हाउसर जो थे वो एक पुरानी किताब लाए हुए थे अपने साथ, और उन्होंने उसे खोल के अपने घुटनों पे रखा हुआ था, अपने पैर पे रखा हुआ था, लैप पे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़े बड़े चश्मों के साथ वो उसमें देख रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो जब मैं ये सब चीज़ें देख रहा था तो मैंने देखा कि एम हैमल जो है अपने चेयर से उठे और उन्होंने जेंटल वॉइस में कहा कि बच्चों, आज का लेसन हमारे लिए आखिरी लेसन होने वाला है, क्योंकि जो ऑर्डर आया है बर्लिन से वो ये है कि अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, नो फ्रेंच लेसन्स। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है वो अगले दिन से आएगा, और आज तुम्हारी फ्रेंच की आखिरी क्लास है, तो आज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बड़े ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches that was that they had put up at the town hall. ये वर्ड्स मेरे लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे, और अब मैं समझ गया था कि टाउन हॉल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है आज, अब मैं आगे नहीं सीख पाऊँगा, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा था अपने लेसन्स को ना लर्न करने की वजह से, मतलब नहीं लर्न कर पाया तो बहुत बुरा लग रहा था उसे। और फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़िया के अंडों को देखने में अपना समय बिताया, और गया पार्क में खेलने के लिए चला गया। स्लाइडिंग ऑन द सार, जो एक होता है झूला, उस पर वो स्लाइड करने के लिए चला जाता था। माई बुक्स डेट हैड सीम्ड सच एज नॉसेंस अ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डेट आई कुडंट गिव अप। इसका मतलब है कि जो उसकी किताबें थीं ग्रामर की और हिस्ट्री की, उसे जो बहुत भारी लगती थी कैरी करने के लिए, कि बहुत भारी है, उसे पढ़ने का मन नहीं करता था, वो अब कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। वो अब ओल्ड फ्रेंड्स हो जाएंगी, पुरानी दोस्त हो जाएंगी। एंड एम हैमल टू, द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट द रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और एम हैमल के बारे में भी जब मैं सोचता हूँ कि अब वो चले जाएंगे, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, वो हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे, तभी मुझे बहुत बुरा लगता है। उनकी सारी बुरी चीज़ों को भूल के, वो कितने क्रैंकी थे, कितने स्ट्रिक्ट थे, उनकी रूलर को भूल के मैं दुखी हो जाता हूँ, ऐसा वो सोच रहा है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। पुअर मैन,
मतलब कि आज के क्लास की ऑनर के लिए इज्जत, एक तरीके से इज्जत देने के लिए उन्होंने नया कपड़ा पहन रखा है कि आज आखिरी क्लास है तो नया कपड़ा पहन लेते हैं। एमहेमल ने पहन रखा है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया था कि क्यों बूढ़े लोग पीछे अपने क्लास के बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था आज आखिरी क्लास है, कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं किया तो आज पढ़ लेते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल नहीं गए, अपना टाइम पास किया। वो उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक यू बोलने का, जिन्होंने 40 years तक फेथफुल सर्विस की स्कूल में, और अपने कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने का, जो कि अब उनकी कंट्री नहीं रह गई थी, अब इस पर कब्जा हो गया था रशिया का। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब मेरी बारी थी वो पार्टिसिपल्स के रूल को बोलने की। मैंने अपना नाम सुना कि एमहेमल मेरा नाम बुला रहे हैं कि अब तुम पार्टिसिपल्स के रूल सुनाओ। I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. वो ऐसा कह रहा है कि वो सुना नहीं पाया, पार्टिसिपल्स के रूल्स को नहीं सुना पाया, वर्ड्स को मिक्स कर दिया और अपनी सीट पे खड़ा रह गया। मतलब उसके टीचर ने उसे खड़ा रखा, ठीक है, वो नहीं सुना पाया पार्टिसिपल्स के रूल्स को। फिर एमहेमल उससे कहते हैं कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सो हाउ इट इज़, सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। हम रोज़, एमहेमल कहते हैं फ्रांस से कि देखो फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुमको खुद बुरा लग रहा होगा कि हम लोग रोज़ अपने आप से कहते थे कि हटा यार, मैं बहुत टाइम है, बस बहुत पढ़ लूँगा, मैं मेरे पास बहुत टाइम है, एग्ज़ाम बहुत दिन बाद है, मतलब सीख लूँगा, बहुत टाइम है, पूरी ज़िंदगी बची हुई, पढ़ लेंगे। लेकिन अब देखो कैसे टाइम आ गया है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ये एक ग्रेट ट्रबल है, बहुत बुरी बात है अल्सेस के बारे में। अल्सेस उस जगह का नाम है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सेस के लोग जो है वो हमेशा लर्निंग को टुमारो पुट करते हैं, तो कल पढ़ लेंगे ऐसा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब वो फेलोज़, मतलब जिन्होंने इन लोगों पे कब्जा किया है, प्रशियंस अब कहेंगे इन लोगों से, एमहेमल ऐसा कह रहे हैं फ्रांस से कि अब प्रशियंस तुम लोगों से कहेंगे कि तुम लोग प्रिटेंड करते थे फ्रेंच मैन होने का, कि हम फ्रेंच हैं, और तुम्हें ना फ्रेंच बोलनी आती है और ना लिखने आता है, तो क्या आता है? कुछ नहीं आता है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रांस, एमहेमल फ्रांस से कहते हैं, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सब वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। हम सब में कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, एंड I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तुम्हारे मम्मी पापा भी एंशियस नहीं थे, जिम्मेदार नहीं थे तुम लोग तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। उन्होंने भी तुम्हें किसी खेत में काम करने के लिए भेज दिया, किसी मिल पे काम करने के भेज दिया,
किस वजह से? बस थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए। और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी ब्लेम्ड होना चाहिए, मुझको भी ब्लेम करना चाहिए लोगों को इस बारे में कि मैं भी तुम लोगों को या तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, तुम लोग को छुट्टी दे दिया करता था जब मैं फ़िशिंग करने जाता था बाहर, हॉलीडे दे देता था, हॉलीडे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट टू टॉक of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो कह रहे हैं कि मतलब वो एक तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. मतलब कि वो कह रहा है कि उन्होंने एक किताब खोला और हम लोगों को ग्रामर पढ़ाने लगे और मुझे इतने अच्छे से समझ में आ रहा था वो चीज़। All he said seemed so easy, बहुत आसान लग रही थी वो सब चीज़ें। That I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मतलब ना तो मैंने कभी इतना ध्यान से उसे सुना था और ना तो कभी इतना ध्यान से एम हैमल ने पढ़ाई थी वो चीज़ें, इसीलिए बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आ रही थी। ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था कि वो पुअर मैन मतलब अपने टीचर को कह रहा है, एम हैमल को, कि ऐसा लग रहा था कि एम हैमल अपनी सारी नॉलेज हम लोग से शेयर कर देना चाहते थे, हम लोग को दे देना चाहते थे एक ही झटके में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस। मतलब ग्रामर के बाद हमारा लेसन हुआ राइटिंग में। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे जिस पे लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? यहाँ पे फ्रांस कह रहा है कि जो एम हैमल बुक्स लाए थे राइटिंग के लिए, नोटबुक्स लाए थे, उस पर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग झंडे पूरे क्लासरूम में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत शांति थी क्लास में। आवाज़ बस किस चीज़ की आ रही थी? जब हम लोग कागज़ पे लिखते हैं तो जो आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ बस आ रही थी उसको, पेन्स के स्क्रैचिंग की आवाज़ ऑन द पेपर। ठीक। छत पे हमारे रूफटॉप पे एक कबूतर बोल रहा था, पिजन आवाज़ कर रहा था वेरी लो, बहुत धीरे धीरे आवाज़ कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या वो मतलब क्या प्रशियंस इन कबूतरों को भी जर्मन में बुलाएंगे, जर्मन में गाना गवाएंगे, ऐसा वो सोच रहा था। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब भी मैं लिख के ऊपर देखता था एम हैमल की तरफ, तब मुझे लगता था कि एम हैमल जो है, मुझे लगता था कि एम हैमल नहीं, वो जब लिख के ऊपर देखता था तो एम हैमल कभी एक चीज़ को देखते रहते थे, कभी दूसरी चीज़ को देखने लगते थे, कभी तीसरी चीज़ को देखने लगते थे। तो फ्रांस ने सोचा कि एम हैमल इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वो अपनी दिमाग में सब चीज़ों को बैठा लेना चाहते थे इस जगह छोड़ने से पहले। मोशनलेस होके बैठे थे अपनी कुर्सी पे। Fancy, for 40 years he had been there in the same room, same place, with his garden outside the window and his class in front of him. 40 साल के लिए एम हैमल उस जगह पे थे, विद हिज गार्डन, अपने गार्डन के साथ। उस क्लासरूम के बाहर उनका गार्डन था और क्लास में वो पढ़ाते थे, जस्ट लाइक दैट।
Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. हम लोग उनकी बहन की आवाज़ सुन सकते थे जो कि ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे थी और सामान पैक कर रही थी इधर उधर घूम घूम के, क्योंकि ये लोग अगले दिन छोड़ने वाले थे अल्सेस को. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. इसका मतलब है कि हमारे लेसन के बाद, हमारे राइटिंग के लेसन के बाद हमारा एक लेसन हुआ हिस्ट्री में, और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपना पोएम गाया, चैंटेड देयर बा, बे, बी, बो, ब्यू. इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं बा, बे, बी, बो, बू. इसमें ये सिर्फ इसका मतलब है कि वो उन्होंने अपना पोएम गाया. ठीक है, पोएम गाया. लेकिन अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इसमें देखिए बा, बे, बो, बी, बो, बू. इसमें ए, ई, आई, ओ, यू कॉमन है. देखिए बी कॉमन निकाल देंगे इसमें में से, मतलब अगर हम लोग इसमें में से बी कॉमन निकाल दें, बी को कॉमन निकाल दें तो इसमें ए, ई, आई, ओ, यू बचेगा, जो कि क्या है, ये सब क्या है, वॉवेल्स हैं. ठीक है, एक तरीके से उन्होंने अपना इंग्लिश में पोएम गाया, ये कहना चाहते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर had put on his spectacles and holding the primer in both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. मतलब जो ओल्ड हाउसर पीछे बैठ के रिसाइट कर रहे थे, उन चीज़ों को पढ़ रहे थे अपनी किताब में, वो भी पढ़ रहे थे बच्चों के साथ. तो उनकी आवाज़ ऐसे, मतलब बूढ़े लोगों की आवाज़ कैसी होती है, ट्रम्बल्ड और इमोशन के साथ भरी हुई थी, क्योंकि अब अगले दिन उनके मास्टर चले जाएंगे छोड़ के इन लोगों को, तो वो बहुत दुखी थे. तो उनकी आवाज़ थोड़ी ऐसे ट्रम्बल्ड आ रही थी. ठीक है, तो हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था. इट वॉज़ वेरी फनी अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं. देन द एंगलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. उसके बाद हमें ट्रम्पेट्स सुनाई पड़ती हैं, आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं प्रशियंस के ड्रिलिंग की, जो कि ड्रिल करके वापस आ रहे थे, रोड के मतलब क्लास के बाहर से गुजर रहे थे. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. एम हैमल अपने कुर्सी से खड़े होते हैं, बहुत ही डल नज़र आ रहे थे, पेल नज़र आ रहे थे, और मैंने उन्हें कभी इतने लंबा नहीं देखा. माई फ्रेंड्स सेड ही. उन्होंने बोला मेरे दोस्तों. मैं आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. बट इसका मतलब है कि उन्हें कुछ चीज़ें रोकी, मतलब मन में नहीं बोल पाए, इमोशन से भरे हुए थे, और आई कह के वो रुक गए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. उसके बाद ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, एक टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का एक पीस उठाया उन्होंने, और उसके बाद फिर बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया विवे ला फ्रांस. विवे ला फ्रांस, अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है विवे ला फ्रांस का. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. मतलब अपने हाथों से बिना पीछे मुड़े अपने हाथों से ऐसे इशारा किया, ऐसे कि जाओ, क्लास ख़त्म हो चुका है, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ. This was all about your chapter, the last lesson from Alphonse Daudet. तो इसमें ये जो विवे ला फ्रांस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है, विवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, और क्या, फ्रांस अमर रहे, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं. ठीक, तो दिस वॉज अबाउट योर लेसन, द लास्ट लेसन. इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं मेरे हिसाब से, और जो ज़रूरी कैरेक्टर्स हैं वो हैं, एक तो फ्रांस है, एक एम हैमल है, और ओल्ड हाउजर हैं, और उसके बाद फिर यही सब लोग हैं, और ज़्यादा कोई नहीं.
ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल टिल नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और हमारा चैनल जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर सके, ताकि आपकी तरह और भी बच्चों को इससे लाभ हो सके। क्योंकि इस चैनल पे ना सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस बल्कि मैथ्स के और फिज़िक्स के क्लास 12th का सिलेबस भी कवर होने वाला है। एंड आई एम अनुराग मिश्रा, जो कि स्टूडेंट ऑफ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान। और ये सब चीज़ें सबको नहीं पता होती, मतलब बहुत पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें पता होती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट लाइक दिस channel, then please like and share this channel. Thank you.